पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है भारत के संविधान में? नहीं, मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान को रचना करने के लिए कम से कम 63 से 65 देशों को संविधान का अध्ययन करके तब अपना भारत का संविधान तैयार किया गया। नहीं, तैयार किया गया। उसमें आता है अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसमें मौलिक अधिकार का व्याख्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35। नहीं तो हमारे प्रश्न रहता है, हमारे देश के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, 7। जब तक अपना अधिकार नहीं जानेगा, नहीं तो किसी कुछ पूछ नहीं सकता है। तुमको अपना अधिकार नहीं मालूम है तो समझो गूंगा है, अपाहिज है, कुछ नहीं कर सकता है। जब तुम्हारा खुद जो तुमको दिया गया है संपत्ति, जो तुमको संपत्ति दे दिया गया है, उसके बारे में कुछ तुमको पता नहीं है, नहीं तो तुम किसी काम के लायक नहीं हो। नहीं तो संविधान में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, ये दिया अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, भाग 3 से लिया गया है। भाग 3 से लिया गया। सवाल पूछता है मौलिक अधिकार किस भाग से लिया गया है? 3। नहीं, उसमें क्या होते हैं? संविधान में भाग होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, अनुसूची होती है। नहीं, क्या क्या होते हैं? भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। ठीक है, तो भाग मेरा 3 हो गया। ठीक है, और अनुच्छेद हो गया आपका 12 से 35, अनुसूची 1 के तहत आता है। ठीक है, नहीं तो मौलिक अधिकार भारतीय हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कौन कौन थे? सीरियल वाइज लिखना है, जानना है। पहल का बोलो, 1 नंबर में कौन था अधिकार? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा में क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या क्या तुम बताएगी? तुम बताओ, तीसरा का कौन सा अधिकार था? सीरियल वाइज नहीं पढ़ेगी तो फिर 12 से 35 अनुच्छेद तुमको समझ में नहीं आएगा कि 18 अनुच्छेद में क्या है, 17 अनुच्छेद में क्या है, 21 अनुच्छेद में क्या है, 22 अनुच्छेद में क्या है, 30 अनुच्छेद में क्या है। नहीं, सबसे बड़ा खेला यही है, शुरू करना है। इसमें सारा ड्रामा है कि इसको सीरियल वाइज याद करना है, क्रमानुसार याद रहेगा तब तुमको अनुच्छेद समझ में आएगा। जब सीरियल वाइज ये याद नहीं रहेगा तब अनुच्छेद भी तुमको सीरियल वाइज याद नहीं रहेगा, गड़बड़ा जाएगा तुम। इसलिए सबसे पहला इसका भूमिका है, इसको तुमको क्रमानुसार तुमको याद होना चाहिए 7 पहले। तीसरा का क्या है? शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरोध अधिकार। ठीक है, चौथा क्या है?
चौथा क्या है? धार्मिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ठीक है। पांचवा क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, ठीक है। छठा क्या है? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। सातवां क्या है? संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अब जो है भारतीय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार, आज हम पढ़ रहे हैं 6। ये कब गायब हो गया जी? कहाँ चला गया? हाँ, ये कहाँ गया बताएगा? हाँ, एक कहाँ गया, कब गया, क्यों गया? नहीं। अब देखिए, समानता का अधिकार क्या कहता है? कोई बताएगा? ये इस तरह थोड़े भुरभुटने वाला परिभाषा दिया जाएगा? 12वीं के स्टूडेंट हो, नहीं, कंपटीशन क्षेत्र में दौड़ रहे हो ना, अब मिली जुली वाला परिभाषा से काम, शब्द याद करो। नहीं, शब्द याद रहेगा तभी बोल पाएगा। समानता का अधिकार कहता है किसी भी लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नहीं आया समझ में? किसी भी लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। तो लिंग के साथ कैसे भेदभाव होता है जी? कोई बताएगा? दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो। लिंग क्या, लिंग का मतलब समझ रहे हो? बताएगा? बताओगे लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग का मतलब क्या समझे? ए बालक, लिंग का मतलब क्या समझे? बड़ा मुसीबत से पापा मम्मी जूता खरीद देते हैं, चप्पल खरीद देते हैं, 4 गो चापो किन देते हैं, 1 गो बेल्टो किन देते हैं, नहीं, स्नो पाउडर, क्रीम रूम सब सेंटू खरीद देते हैं, बॉडी परफ्यूम, है कि नहीं? तो उसका उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। क्योंकि हमें नहीं पता है कि मेरे पापा ये शर्ट कहाँ से ला कर दिए, नहीं, मुझे ये पता नहीं है कि आज सुबह जो खाना बना था वो कहाँ से आया था, पापा चुरा कर लाए थे या मम्मी कहीं से मांग कर लाई थी, नहीं, हमको ये मालूम नहीं है जो घर में जो साबुन रखा हुआ है वो पापा कहाँ से लाए हैं, मम्मी कहाँ से लाई, मालूम है? नहीं मालूम। इसका बहुत मुश्किल से पापा मम्मी लाते हैं, ठीक है ना। और उसको जो दुरुपयोग करेगा ना, जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा। नोट कर लो माइंड में, क्योंकि तुम समझते हो कि हम हीरो है ना, तो ये भी नोट करो कि तुम्हारा बेटा जो है तुमसे भी दादा होगा, हीरो होगा, तुमसे भी हीरो, और तुम्हारा बात नहीं मानेगा। ये भी नोट करना, हम याद करना कि सर बोले थे, निश्चित है। तुम बाप से, फादर और मम्मी से थोड़ा सा साइड होकर चल रहे हो ना, तुम्हारा बेटा बेटी होगा तो तुमसे 4 हाथ अलग से चलेगा। नहीं, तुम्हारा अपने फादर को प्रणाम नहीं करते हो, अलग से प्रणाम करते हो, तुम्हारा बेटा जो अगला जनरेशन में होने वाला वो प्रणाम नहीं करेगा, वो जान लेना तुमको क्या प्रणाम होता है, नहीं जानेगा, समझ लो। इसलिए जो पैसा आ रहा है उसका दुरुपयोग नहीं करना है। बहुत मुश्किल से पापा ने मम्मी ने चाँप 4 को लगाया कि नीम रबड़ लगाने के लिए, समझ रही है ना, 6 को 7 को जो भी हो। तो आते हैं समानता का अधिकार कहता है, लिंग का मतलब होता है स्त्री पुरुष नहीं कहते हैं रे, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है नहीं कहते हैं, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो लिंग समझ रहा है ना। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कैसे नहीं किया जा सकता है? ये नहीं हम कह सकते हैं कि तुम लड़की हो ये काम नहीं कर सकती हो, नहीं, तुम लड़की हो ये काम तुमसे नहीं होगा, ठीक है। चाहे कि लड़कों की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है, तो वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि लड़की की अगर संख्या कम है तो हम लोग की मुकाबला नहीं कर सकती। चाहे लड़की ये नहीं कह सकती है कि लड़कों से काम नहीं होगा,
लड़कों की संख्या कम है, लड़कियों की संख्या अधिक है, तो लड़कियां ये नहीं कर सकती है कि लड़कों से काम नहीं कर सकता है, चाहे इसमें भाग नहीं ले सकता है। नहीं, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया, समझ में। उसके बाद क्या बोले, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तुम बड़ा हो छोटा, उससे भेदभाव नहीं करना। संविधान में लिखा है, इसी में लिखा है, आर्टिकल 17 में लिखा है, किसी को जात से संबोधित नहीं करना है। नहीं, कोई कुशवाहा है तो उसको कुशवाहा नहीं कहना है, कोई जादू है तो उसको जादू नहीं कहना है, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम नहीं कहना है, कोई डोम है तो डोम नहीं कहना है, कोई चमार है तो चमार नहीं कहना है। छोड़ो, कुशवाहा जानकारी नहीं है, उसके बाद हम नहीं बोल रहे। तो यहाँ हो गया जाति के आधार पर उसको भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नहीं, अगर जाति के आधार पर भेदभाव करना रहता तो महात्मा गांधी क्यों आते तुम्हारे लिए बीच में मरने के लिए? क्या वो तो एसी में पढ़ लेवे किए थे, अब बैरिस्ट्री डिग्री हो ही गया था, विदेश में एसी में घूमते, क्या था तुम्हारे साथ नंगा पैर घूमना जी? उनका कौन जरूरी था चरखा चलाना, उनको कपड़ा बुनना? क्या उनका घर में कपड़ा नहीं था, रुपया नहीं था? था रुपया नहीं, लेकिन तुम्हारे दुख के साथ, तुम्हारे भावनाओं के साथ मिलकर ऐसा उन्होंने अच्छा कार्य किया। ऐसा हमें भी करना है, आपको भी करना है ऐसा काम। जब ऐसा काम नहीं करेंगे तो हम गुलाम से मुक्ति मुझे मिलने नहीं जा रही है। ठीक है, आज भी हमें मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है, नहीं, कहीं कहीं पे शारीरिक गुलाम बनाया जा रहा है, कहीं कहीं से आर्थिक गुलाम बनाया जा रहा है। कैसे? तुम्हारे घर में शादी है, बेटी बहन का शादी है, नहीं, अब तुम पैसा खोज रहे हो, नहीं मिल रहा है, ब्याज में खोज रहे हो, तो 5 के बदले हम कहेंगे 8 रुपये देंगे ब्याज। आर्थिक गुलाम बनाया जा रहा है। अरे समझ में। तो जाति और लिंग के आधार पर समझ गए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो चारों धर्म जो है अपने अपने धर्म की आज़ादी है, वो अपना अपना धर्म मना सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका एक नाम दे सकता है, संगठन बना सकता है, उससे कोई नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो समानता का अधिकार ये है कि आप लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है बाबू? समझ लो, उतना ही मेरा काफी है। नहीं, अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि तुम भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हो, आ सकते हो, तुमको स्वतंत्रता दी गई है। नहीं, स्वतंत्रता ये भी दी गई है तुमको कि किसी भी भारत के किसी भी राज्य में बिजनेस व्यवसाय कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं करेगा। तबे ना जाता है पंजाब में फैक्ट्री की खरीद चलाना शुरू कर देता है, उसको अधिकार दिया गया है। नहीं, तभी ना हम हमारे यहाँ से जाता है दिल्ली का माने चला जाता है। अगर संविधान में अधिकार नहीं दिया तब जाता, यूपीए में गोड़ तोड़ देता मार के बॉर्डर पर। तुमको अधिकार नहीं तो कहाँ जा रहा है दिल्ली, अपना बाप क्यों जा रहा है? तो तुमको स्वतंत्रता की अधिकार दी गई है कि तुम भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हो, आ सकते हो, अपना व्यवसाय बिजनेस तुम कर सकते हो। राइट। अब आते हैं शोषण के विरोध अधिकार। ये कहता है, शोषण के विरोध अधिकार ये कहता है कि 14 वर्ष के कम बच्चे को कोई काम नहीं करा सकते ना। क्या अगर ये बच्चा जो है 14 वर्ष से कम है, अगर ये काम कहीं करते देखा जाएगा तो इसको कस्टडी में लिया जाएगा और उसके माता पिता पर मुकदमा चलाया जाएगा। नहीं, और उसको 24 घंटा के अंदर उसको जेल भेज दिया जाएगा। नहीं, तो इसका शोषण हो रहा है। क्यों शोषण हो रहा है? क्योंकि इसलिए शोषण हो रहा है उसका कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चा को निःशुल्क शिक्षा देना है। नहीं, क्या तो 14 वर्ष के बच्चा को शिक्षा का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, तो उसको हम काम कराएंगे तो इसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। जब मौलिक अधिकार का तुम्हारा हनन होगा तो इसका गारंटी कौन लेता है? मौलिक अधिकार गारंटी कौन लिया जानते हो? जान लो, न्यायालय लेता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये तुमको अधिकार दिया का इसमें कोई भी हेर फेर करे, कोई इधर उधर करे, तुम्हारी इसकी उल्लंघन करे तो उसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो प्रश्न सवाल करता है, क्वेश्चन में प्रश्न रहता है तुम्हारे परीक्षा में कि मौलिक अधिकार का गारंटी कौन लेता है, तो तुम्हारा ऑप्शन रहेगा न्यायालय। वो न्यायालय हाई कोर्ट हो या न्यायालय हो सुप्रीम कोर्ट हो। आए समझ में?
तो शोषण के विरोध का अधिकार हुआ किसी 14 वर्ष से कम बच्चे को आप कोई काम नहीं करा सकते हैं, दास बनाकर नहीं रख सकते हैं उसको। नहीं तो देखते हैं छोटा छोटा बच्चा को बड़का बड़का लोग क्या किया, वो लड़के खिलाने के लिए रखा है। नहीं नहीं तो इतना मेहनत से वीडियो बना रहा है, देख रहे कितना गर्मी हो रहा है सब्जी बना रहा है। किसी बात को कम से कम चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए भाई, लाइक मारिए, कमेंट मारिए, फिर आप लोग कर्तव्य के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहे थे हम, शोषण के विरोध अधिकार बोल रहे थे। तो बच्चे को उसका मौलिक अधिकार है शिक्षा करना, पढ़ाई करना, बच्चे को उससे कोई काम नहीं करा सकते हैं, उसे हम कहते हैं शोषण के विरोध अधिकार। शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध लड़ेंगे हम। शादी भी हो रहा है सर, 14 साल के बच्चे को नहीं, शादी विवाह इसमें नहीं है, दूसरे में है। 14 साल के कम बच्चे उम्र के बच्चे को आप काम नहीं करा सकते। समझ में आया ना, जिंदगी में ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसका मौलिक अधिकार का हनन होगा। मौलिक अधिकार का हनन होगा तो केवल उसका गारंटी न्यायालय लेता है, उसमें बीच में कोई समझौता नहीं होता है, बिना जेल गए कोई समझौता नहीं। अब चलते हैं धार्मिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, धार्मिक उपचारों का अधिकार हमारे देश में, हमारे भारत में मुख्यतः 8 प्रकार के धार्मिक संस्थाएं चल रही है। 8 प्रकार के धर्म के लोग हैं। कितने? 8 प्रकार की। धर्म तो बहुत हैं लेकिन मुख्य है 8 प्रकार। कौन कौन? हिंदू, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, ठीक है, और सिख, ठीक है, 2-3 और भूल रहे हैं, पारसी, ठीक है। ये लोग जो थे बौद्ध, जैन, ठीक है। तो हमारे देश के प्रमुख धार्मिक लोग हैं, धर्म संस्थाएं हैं, धर्म से जुड़े हैं। 8 प्रमुख धर्मों से हम लोग जुड़े हैं। तो धार्मिक उपचारों का अधिकार कहता है कि हम लोग 8 धर्म के लोग नहीं, आपको स्वतंत्रता दी गई है, आप हिंदू से ईसाई हो सकते हैं, हो जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। नहीं, हिंदू से मुसलमान हो जाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा, आपको आज़ादी दी गई है। मुसलमान से जैन हो जाइए, आपको आज़ादी दी गई, कोई नहीं रोकेगा। जैन से बौद्ध हो जाइए, आपको आज़ादी दी गई है, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, आप जिस धर्म में अपनाना चाहे उस धर्म में जा सकते हैं, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उस धर्म का एक नाम दे देते हैं, दे सकते हैं, नहीं उसका एक संगठन बना सकते हैं, उसका एक, उसके लिए आप धर्म को प्रचार करने के लिए स्कूल कॉलेज संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ना हिंदू लोग में संस्कृत विद्यालय चला गया है, वैदिक की पढ़ाई चलाई जा रही स्कूल में। मुस्लिम के लिए मदरसा खोले गए हैं, ईसाइयों के लिए चर्च खोले गए हैं, ठीक है, बौद्ध जैन के लिए भी अलग अलग, सिख के लिए भी अलग अलग खोले गए हैं। नहीं, प्रचार कर रहे हैं ना जी, हम अपने मंदिर में प्रचार कर रहे हैं, अपने हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, आओ हमारे में आओ, हमारी संख्या बढ़ाओ। मुसलमान अपने धर्म में प्रचार कर रहे हैं, हम में आओ, हमें संख्या बढ़ाओ। ईसाई अलग मर रहा है कि ईसाई, हम में आओ, संख्या बढ़ाओ। सब अपने अपने आप। तो धार्मिक उपचारों का अधिकार है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और जिस अपना कर उस धर्म का प्रचार प्रसार आपको आज़ादी दी गई है। राइट, समझ में आ रहा है? अब आते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आपको केवल परिचय बता रहे हैं, नहीं जब इसको विस्तार पढ़ाएंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है ना। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार में कुछ देखते मात्र समझ में आ रहा है? नहीं, शिक्षा सब कोई चाहे वो किसी धर्म का हो उसको लेने का अधिकार है। नहीं, उसका जो संस्कृति उससे जुड़ा हुआ है उसमें शामिल हो सकता है, उसका अधिकार है। नहीं, का हम अमीर हैं और तू गरीब है तो हम शिक्षा लेंगे, तू नहीं लेगा। पहले इसी तरह हुआ था, जब मेरा देश आज़ाद हुआ था, जब मेरा देश आज़ाद हुआ था हम लोग उसमें अपने स्कूल में, हमारे यहाँ कॉलेज विद्यालय था नहीं, 1891 ईस्वी में मदरसा खोले गए यहाँ पे कलकत्ता में। 1892 ईस्वी में जोनाथन डंकन संस्कृत महाविद्यालय खुलवाया बनारस में। नहीं, तो ईसाई लोग आए, ईसाई मिशनरी आया शिक्षा देने। क्यों दिया शिक्षा? इसलिए हमारे फायदा के लिए दिया शिक्षा, वो हमारे फायदा के लिए दिया। किसके फायदा के लिए?
वो अपने फायदा के लिए शिक्षा दिया। काहे दिया? वो तो अंग्रेजी बोलता था, हम लोग अंग्रेजी बोलते नहीं हैं, तो काम कराना होगा उसको, कहेगा वो टेलौरी खींच के लाओ, अंग्रेजी में तो बोलेगा, हम बुझ में नहीं कर रहे टेलौरी खींचने कह रहा है कि खाना लाने को कह रहा है। हम गए उधर तो उधर है, अंग्रेजी को समस्या हो रही थी, नहीं कि हमारा भाषा समझेगा तब ना मेरा काम करेगा। तो क्या किया, इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, शिक्षा देना शुरू किया कि पहले इसको शिक्षित करो ताकि मेरा भाषा को समझे, तब ना मेरा काम करेगा। हम बोलेंगे बंगाली, उसको आता है भोजपुरी ना, तो हम बंगाली में बोलेंगे कि ले आओ खाना, तो क्या लाएगी? तो क्या किया था कि वो पहले आया था, तो जो भी राजा महाराजा लोग थे, नहीं राजा महाराजा लोग थे, तो उस समय उनके घर में कहा कि इनको शिक्षित करो, इनको शिक्षा करो, इनको ट्रेंड करो, वो जाकर गांव में शिक्षा देंगे, नहीं वो जाकर गांव में शिक्षा देंगे। लेकिन एगो हम लोग कहते हैं ना कि हई दरोगा आया था बहुत बढ़िया आया, हई दरोगा आया था बहुत खराब आया, नहीं। तो कुछ दिन के बाद दूसरा जब आता है वायसराय बनकर, तो कहता है क्या, नहीं ऐसे नहीं, तुम लोग दे रहा है राजाओं महाराजाओं के घर शिक्षा, ट्रेंड किया, और उसके बाद वो जा रहा है गांव में दे रहा शिक्षा, तो उसका मन करेगा तब न देगा। मेरा गुलाम थोड़े था कि हमको अगर जबरदस्ती शिक्षा देगा, अंग्रेज काम था बता के चला गया, नहीं। तो आया तो देखा कि अरे शिक्षा इस तरह प्रचार प्रसार किया जा रहा है, पहले बड़े लोग को दिया जा रहा है, बड़े बड़े घराने में, तब वो जाकर पढ़ा रहा है। तो जब उसको कहा गया था कि जाकर तुमको पढ़ाया जा रहा है, तुम जाकर पढ़ाना गांव में, तो उसका मन करेगा तब जाता था, नहीं मन करता था तो नहीं जाता था। जिसको अच्छा लगता था उसी को पढ़ाता था, जिसको अच्छा नहीं लगता था उसको नहीं, उसको पढ़ाने से क्या फायदा, नहीं पढ़ा। तब बाद में एगो आया दूसरा वायसराय, कहा कि ऐसा नहीं, जन जन तक डायरेक्ट दो शिक्षा, नहीं जन जन तक डायरेक्ट शिक्षा दो, तब शिक्षा देना शुरू हो, नहीं। तो इस शिक्षा का अधिकार कहता है, अमीर हो या गरीब हो, किसी जाति से ताल्लुकात नहीं, किसी धर्म से ताल्लुकात नहीं, शिक्षा सबको प्राप्त करनी है, राइट। अब आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार दिया गया कि तुम संपत्ति का मालिक है। लेकिन बाद में सोचा गया, संविधान का संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन 1978 है। देखो कहा जाता है, सवाल में पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 42वां, 44वां, 46वां, 48वां, नहीं 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसको मिनी संविधान कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसको मिनी संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मिनी संविधान? मतलब छोटा संविधान, नहीं। किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? और सबसे लिखित संविधान किसका छोटा है? किसका छोटा है? अमेरिका। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, अमेरिका में, ठीक है। तो 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, इसमें बहुत सारा चीज को संविधान में जोड़ा गया था। नहीं, हाँ सर, ये पीछे नहीं समझ में आ रहा। तो 42वां सवाल पूछता है कि मिनी संविधान संशोधन किसे कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। नहीं, संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां। ये कब था? 1900। तो उसी समय इस बाबू साहब को हटा लिया गया। क्यों हटा लिया गया? क्योंकि संपत्ति का अधिकार, तुम्हारा संपत्ति है, ये तुम्हारा ज़मीन है। आज जिस तरह लिखाता है, तुमसे ज़मीन लिखा है, तो तुम कागज़ पर लिख के दे दिया कि सर को 2 कट्ठा ज़मीन हम दे दिए हैं, तो तोरा लिखला में कौन वैल्यू है? कौन मानेगा तोरा लिखल के? वो मानेगी तू? फार तो हम ही लिखे, हम तुमको लिख दिए 5 कट्ठा ज़मीन तुमको लिख दिए हैं, ठीक है, तो लिख कर दे दिए, नहीं तो ओकर कोनो वैल्यू है? वो मानेगा? हम कोनो डीएम है लिख दें तो बात मानेगा मेरा लिखावट को? है। इसलिए इस
संपत्ति के अधिकार को कानून अपने पास पुनः ले लिया। तब ना खेत लिखाते हैं तो जाते हैं तो पहले 500 का टिकटें खरीदते हैं और उसका मोहर साइन होता है, तब कहते हैं कि हाँ प्रूफ हो गया कि ज़मीन हम ले लिए ना। सरकारी जमीन है। हाँ ले लिए, ज़मीन ले लिए हम, उसका प्रूफ सरकारी मोहर मार के मिलता है कि हम ले लिए। अगर हम खाली नाम लिख दें कि हम 5 कट्ठा ज़मीन तुमको दे दिए हैं, हम अपना नाम पीछे एड्रेस पता लिख दें, उसका कोई वैल्यू है? मान जाएगा, कोई जोत लेगा, कोई फट जाएगा। इसलिए संपत्ति के अधिकार को वहाँ से इसको इस समय इतना संविधान संशोधन के तहत उसको हटा लिया गया। तो समझ में आ गया संपत्ति का अधिकार। इसलिए अब तब सवाल कहता है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार हैं 6। ये हट गया। हाँ, मूल संविधान, भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7। मूल अधिकार जैसे मूल संविधान जैसे कहेगा तो समझ लेने कि उस समय लिखा था तब नहीं। कब लिखा संविधान तैयारी हो गया? संविधान लिखे कब तैयारी हो गया? 1946 कौन तारीख को? नवंबर में ही हुआ था, 26 नवंबर। ठीक है, तो उस समय लिखा था। तो मैं उस समय के संविधान में 7 गो मौलिक अधिकार था। तो वही सवाल करता है, उस समय का कहता है मूल संविधान जो पहले लिखा हुआ। आज जो हट गया, आज हम कहते हैं संविधान, हमारा संविधान। ठीक है, ऐसा समझ में 6 7। अब आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नहीं, कानून जो है, कानून के प्रकार होते हैं। एक संवैधानिक होते हैं, कानून के 2 प्रकार होते हैं। एक संवैधानिक होते हैं, एक सामान्य होते हैं। ठीक है, सामान्य 2 प्रकार के होते हैं। एक सार्वजनिक कानून होता है, एक व्यक्तिगत कानून होता है। सार्वजनिक कानून 2 प्रकार के होते हैं। एक दीवानी कानून होता है, एक फौजीदारी कानून होता है। ऐसा समझो, कानून 2 प्रकार के होते हैं। नहीं, कानून 2 प्रकार के। कानून कहते हैं, कानून उसे कहते हैं सरकार और लोग, जनता मिलकर सुनियोजित सुचारू रूप से उस नियमों का पालन करते हैं। दैट्स कॉल्ड लॉ। उसको कानून कहेंगे। नहीं, कानून सरकार मानेगा, हम नहीं मानेगा तो चल जाएगा। हम माने कानून, सरकार नहीं मानेगा तो हो जाएगा। इसलिए सरकार को और हमें भी दोनों को समन्वय स्थापित करके कानून के नियमों का हम चलते हैं, उस पर पालन करते हैं, उसको हम कानून कहते हैं। कानून जो है 2 प्रकार के होते हैं। नहीं, एक संवैधानिक कानून, ठीक है, एक संवैधानिक कानून और एक सामान्य कानून। नहीं, मिटाया नहीं है, एक यहीं पे समझा देते हैं। ठीक है, कानून थोड़ा सा झलक देख लो, यहाँ पे बात आ गई है संवैधानिक समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संवैधानिक कानून, दूसरा है सामान्य कानून। ये जानना जरूरी है, याद होना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक कानून 2 प्रकार के होते हैं। पहल का होता है सार्वजनिक कानून, दूसरा का होता है व्यक्तिगत कानून। ठीक है, अब सार्वजनिक कानून जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है दीवानी कानून। किधर? नहीं, सार्वजनिक कानून ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीवानी कानून, एक होता है फौजदारी कानून। ठीक है, अब देखिए आपको संवैधानिक समझाने के लिए हमको कितना पढ़ाना पड़ेगा। नहीं, तो
नीचे से शुरू करते हैं, नहीं तब ना वहाँ समझ में आएगा संवैधानिक क्या है। दीवानी फौजीदारी नाम सुना है? दीवानी कानून, फौजीदारी कानून। दीवानी कानून उसे कहते हैं जमीन जायदाद से संबंधित होता है। उसका खेत छीन लिया है, उसे उसके खेत में, अपन खेत में चारा डेग छींक लिया है, चाहे उसकी ज़मीन में अपना चारा हाथ घर बना के बना लिया है। जमीन संबंधी खेत जो केस होता है उसको दीवानी कहते हैं। विवाह संबंधी, विवाह करके छोड़ दिया, 398 का लग गया केस उस पर, दहेज प्रथा केस लग गया। दहेज प्रथा केस जल्दी सलटने वाला नहीं होता है, सलटेगा। जमीन का भी लफड़ा दीवानी वाला सलट नहीं होता है, इसको कहते हैं दीवानी कानून। दीवानी कानून में दो आता है, ठीक है, एक जमीन संबंधी केस और एक विवाह संबंधी। नहीं, फौजदारी किसको कहते हैं? किसी को मार के फाड़ दिया, नहीं, किसी के पेट में छुरा मार दिया, हाँ, नहीं, मार दिया, हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, वो जो होता है फौजदारी कानून के तहत उसका मुकदमा चलाया जाता है। आया समझ में? तुमको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आ रहा समझ में फौजदारी दीवानी कानून। अब आते हैं सार्वजनिक कानून पे। नहीं, अब दीवानी बात सार्वजनिक कानून पाएंगे ना? नहीं, सार्वजनिक कानून क्या होता है? सार्वजनिक कानून होता है गांव में रोड का निर्माण करवाना, कैसे होगा? विद्यालय भवन का निर्माण करवाना, सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण करवाना, इस सार्वजनिक कानून के तहत आता है, ठीक है। व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ, ये बहुत खतरनाक होता है। नहीं, पर्सनल लॉ जो व्यक्तिगत कानून जो होता है, ये तुम्हारे व्यवहार से कोई तकलीफ में आ गया, नहीं, तुम्हारे वाणी से कोई तकलीफ में आ जाता है, नहीं, तुम्हारे कार्यों से किसी को दिक्कत पहुंच गया, नहीं, मान लो खेत में काम कर रहे हो, उसी में खुरपी छोड़ दिया, कोई गया लात से खुरपी काट लिया गोड़, नहीं, नहीं, क्या नहीं, ये व्यक्तिगत कानून है। तब आते हैं संवैधानिक कानून। अब आए समझ में कानून किस तरह है? संविधान में लिखित कानून को संवैधानिक कानून कहते हैं। नहीं, जो तुमको अधिकार दिया गया है वो संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए से संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। आए समझ में? ऑफ जा ऑफ हो गया, बना रहे थे, ऑफ को तो जय भारत।